नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका इंग्लिश क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। पिछले वीडियोज में हमने मॉडल पे हम चर्चा कर रहे थे और मॉडल में हमने शायद कुड का अध्ययन किया था। आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और अपनी स्टडी को जारी करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हम मॉडल की शुरुआत करते हैं। आज नेक्स्ट मॉडल जो अपना अध्ययन के लिए रहेगा वो मॉडल होगा अपना मे, और मे का हिंदी अर्थ होता है सकता है या सकना। सकता है या सकना, ये मे का हिंदी अर्थ होता है। और जो मॉडल मे होता है, मे का प्रयोग भी कैन की तरह प्रेजेंट टेंस में होता है, यानी पास्ट टेंस में मे का प्रयोग नहीं होता। और जो मॉडल मे है उसका प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करेंगे। और मॉडल मे के लिए कौन कौन सी कंसेप्ट है वो अभिव्यक्त मॉडल मे के द्वारा की जाती है, वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। मॉडल मे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल है और मे की जो सभी कंसेप्ट हैं वो समान रूप से इम्पोर्टेंट नहीं होती। इनमें जो मे को अभिव्यक्त करने वाली मॉडल मे है वो कौन कौन सी कंसेप्ट को अभिव्यक्त करता है, वो सभी कंसेप्ट एक साथ में आपके सामने रखूँगा और उनमें से उन कंसेप्ट को भी मैं सर्कल करूँगा जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। मॉडल इस प्रकार का एक चैप्टर है जो ज़्यादातर लोगों को परेशान करता है, बट बने रहिए हमारे साथ, आखिर तक वीडियोज़ को आप जरूर देखिएगा। कोई संशय नहीं रहेगा। एग्जाम में जो प्रश्न पुटअप होते हैं ज़्यादातर आपको वही एग्जाम्पल यहाँ पे मिलेंगे, वही एग्जाम्पल मैं लेके आता हूँ जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि उन्हीं एग्जाम्पल को बार बार पूछ ले जाते हैं। उसी कंसेप्ट में से स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन हो सकता है कि एग्जाम्पल अलग हो जाए, लेकिन उसी कंसेप्ट पर आधारित ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो अपना मॉडल में है उनकी अगर मैं कंसेप्ट की बात करूँ तो जो मॉडल में है उसकी पहली कंसेप्ट मैं लेना चाहूँ तो पहली कंसेप्ट हो सकती है इनडेफिनेट पॉसिबिलिटी। इनडेफिनेट पॉसिबिलिटी यानी कि पॉसिबिलिटी शब्द जो है हमने पहली बार जब मॉडल की शुरुआत की थी तो पॉसिबिलिटी जो कंसेप्ट है उसके बारे में आपके साथ मैंने चर्चा की थी कि पॉसिबिलिटी एक इस प्रकार की कंसेप्ट है जो 1, 2, 3, 4 मॉडल से अभिव्यक्त की जाती है। कैन भी हो सकता है, माइट भी हो सकता है, मे भी हो सकता है, मस्ट भी हो सकता है। तो आज हम जो मे से संबंधित पॉसिबिलिटी होती है उसका भी अध्ययन करेंगे और उसका मैंने स्पेशल एक नाम दिया है इनडेफिनेट पॉसिबिलिटी, यानी अनिश्चित संभावना। दूसरी जो इसकी कंसेप्ट है वो दूसरी इसकी कंसेप्ट होती है परमिशन। लेकिन परमिशन के नीचे एक वर्ड में लिखना चाहूँगा, वो होता है फॉर्मल, यानी कि औपचारिक अनुमति लेने या देने के लिए अपन मॉडल मे का प्रयोग करते हैं। तीसरी अगर मैं कंसेप्ट आपके सामने लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ विश, होप, या एक वर्ड मैंने दे दिया कर्स। विश, होप, कर्स, इन कंसेप्ट को भी मॉडल मे के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। और एक इनकी जो कंसेप्ट होती है इम्पोर्टेंट मोस्ट जो अपन मे के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं वो होती है पर्पस, यानी उद्देश्य। तो जो मैंने कंसेप्ट बोर्ड पे लिखी है उन कंसेप्ट को अलग अलग एग्जाम्पल के द्वारा हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और एक इसकी कंसेप्ट और बची है वो और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो उसकी होती है अनसर्टन। अनसर्टन मॉडल की मे की जितनी भी कंसेप्ट हैं वो सभी कंसेप्ट इन जो मैंने 4 या 5 में नंबरिंग भी इनकी करूँगा, इनके द्वारा हम प्रूव कर लेंगे कि हाँ इनके इतनी कंसेप्ट के द्वारा हम मॉडल मे का अध्ययन कर सकते हैं। और एग्ज़ाम की दृष्टि से इन ही जो मैंने कंसेप्ट लिखी है को इम्पोर्टेंट माना जाता है। आज तक जितने भी प्रश्न पुटअप हुए हैं इन्हीं कंसेप्ट में से कोई एक कंसेप्ट लेकर प्रश्न पुटअप किया जाता है। तो ये अपनी नंबर 1 कंसेप्ट, ये अपनी नंबर 2 वाली कंसेप्ट, ये अपनी नंबर 3 वाली कंसेप्ट, ये अपनी नंबर 4 वाली कंसेप्ट और ये अपनी नंबर 5 वाली कंसेप्ट। तो मे से संबंधित 5 कंसेप्ट हैं जिनका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे और उनको एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से मैं आपका हिंदी अर्थ इनका आपके सामने स्पष्ट कर देता हूँ। पहले मैंने लिखा इनडेफिनेट पॉसिबिलिटी, यानी कोई अनिश्चित संभावना जो काम होना जरूरी नहीं हो उसके लिए अपन मे का प्रयोग करते हैं। दूसरा लिखा मैंने परमिशन,
कोई भी अनुमति लेने या देने के लिए अपन मे का प्रयोग करते हैं, और वो परमिशन होती है फॉर्मल, और एक परमिट जो होती है इनफॉर्मल। इन दोनों को भी डिफरेंस हम करना चाहेंगे। एक मैंने लिखा विश, होप, कर्स, यानी किसी के प्रति इच्छा, किसी के प्रति आशा, किसी के प्रति अभिशाप देना, या एक इसमें जो और भी हो सकता है फेथ, विश्वास जाहिर करना। विश, होप, कर्स या फेथ। अगली जो कंसेप्ट मैंने दी पर्पस, कोई उद्देश्य, और एक अनसर्टेन, अनिश्चितता। इन सभी को अभिव्यक्त करने के लिए अपन जो मॉडल है वो मे का प्रयोग करते हैं, और अनसर्टेनिटी के लिए जो अपन मॉडल लेते हैं वो मे प्लस मे के साथ, जैसे कुड के साथ लिया था, हैव प्लस वी थर्ड का प्रयोग होता है। एक स्पेशल स्ट्रक्चर अनसर्टेन के लिए बनता है। तो चलिए, ये तो सभी कंसेप्ट थी आपके सामने मैंने रख दी। अब एक एक कंसेप्ट को हम बारी बारी से एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली जो अपनी कंसेप्ट है वो है इनडेफिनेट पॉसिबिलिटी। इनडेफिनेट पॉसिबिलिटी का हिंदी अर्थ आप ध्यान से देख लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा। इनडेफिनेट पॉसिबिलिटी का हिंदी अर्थ होता है अनिश्चित संभावना, ऐसी संभावना जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि पूरी होगी या नहीं होगी। मैंने बताया था कि ऐसी संभावना जिसमें कोई काम होने के चांस 50-50 हो, उसके लिए अपन मॉडल मे का प्रयोग करते हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी के लिए मैं पहली कंसेप्ट के लिए आपके सामने एग्जाम्पल रख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने सेंटेंस लिखा, there are few black clouds in the sky. It, पहला सेंटेंस, it rain। दूसरा सेंटेंस, the sky is overcasted, it rain। तीसरा एग्जाम्पल, जो कन्फ्यूजल सेंटेंस है उनको मैं लिख रहा हूँ, और जो बार बार परीक्षा में पुटअप हो रहे हैं, ये जो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हैं, there are a few black clouds in the sky, it rain। तीनों जो सेंटेंस हैं पॉसिबिलिटी अभिव्यक्त हो रही है। अगर आप प्रत्येक को हिंदी अर्थ पढ़ेंगे, मॉडल अगर हमको हल करना है, फिलअप करना है, सबसे पहले हमको मॉडल का कंसेप्ट क्या दे रहा है वो उसको देखना पड़ता है। यानी उसमें एबिलिटी की बात हो रही है, उसमें कैपेसिटी की बात हो रही है, उसमें परमिशन की बात हो रही है, या फिर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, या फिर कोई पर्पस की बात हो रही है। फिर उस कंसेप्ट को दिमाग में रीड कर ये तय किया जाता है कि इस कंसेप्ट के लिए कौन कौन से मॉडल आ सकते हैं, और फिर उन मॉडल में से चयन किया जाता है कि इस प्रकार के स्ट्रक्चर के लिए ये मॉडल उपयुक्त रहेगा। तो जो पहला ये तीनों सेंटेंस मैंने लिखे हैं, इनके लिए मैं आपके लिए ऑप्शन भी डाल सकता हूँ, क्योंकि हमने अभी तक कैन, कुड दोनों का अध्ययन कर लिया है, अपना मे चल रहा है। तो ये जो तीनों मॉडल हैं उनमें से हम फिलअप करेंगे। पहला जो सेंटेंस मैंने लिया, देयर आर फ्यू ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, इट रेन। पहला और तीसरा जो सेंटेंस है, इनको मैं आपको इस पे ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा कि आप देख पा रहे हैं मैंने क्या डिफरेंस किया है दोनों में। दोनों एग्जाम्पल सेम से ही लग रहे हैं। देयर आर few black clouds in the sky, it rain। there are a few black clouds in the sky, it rain। ध्यान से देखने पे हमें पता चला कि अंतर यहाँ आ रहा है। यहाँ पे मैंने सिर्फ few लिखा है और यहाँ पे मैंने लिखा है a few। ये दोनों बड़ा सा अंतर पैदा कर देते हैं, स्ट्रक्चर ही चेंज कर देते हैं। मॉडल कौन सा आएगा वो पूरी तरह से ये चेंज कर देते हैं। पहला सेंटेंस अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो मैं कह रहा हूँ कि आकाश में न के बराबर काले बादल हैं, यानी कि फ्यू का मतलब होता है न के बराबर नगण्य, यानी बहुत कम। तो पहला सेंटेंस ये कह रहा है कि आकाश में बहुत कम काले बादल हैं, तो बारिश आने की संभावना पूछ रहा है। अब संभावना के लिए कैन भी आता है, संभावना के लिए मे भी आता है, मैंने बताया था संभावना के लिए माइट भी आता है और संभावना के लिए मस्ट भी आता है। बट आप सोचिए संभावना कितनी है। कोई थियोरेटिकल हो तो मैं यहाँ पे कैन का प्रयोग कर लूँ, अगर मैं
ऐसे सोचूं कि संभावना 100% पूरी होने वाली है तो मैं मस्ट का प्रयोग कर लूँ। अगर ऐसा लगे कि बहुत ही कम चांसेस हैं तो मैं माइट का प्रयोग कर लूँ। और ऐसा लगे कि 50-50 चांस तो बनता है तो उसमें मैं मे का प्रयोग कर लूँ। मे के द्वारा ऐसी संभावना को अभिव्यक्त किया जाता है जो अनिश्चित हो, लेकिन कैन और मे, जैसे मैं एक सेंटेंस और आपके सामने इनसे पहले लिखना चाहूँगा, इट मे रेन, इट कैन रेन। दोनों सेंटेंस की अगर बात करें, दोनों सेंटेंस अपनी अपनी जगह सही है, दोनों गलत नहीं है। बारिश हो सकती है, बारिश हो सकती है, दोनों सेंटेंस सही हैं। बट आप कह दो कि सर ये सेंटेंस दे दे रही है, दोनों मॉडल दे दे, तो हम फिर अब क्या करें? नहीं, एक ही आएगा, या मे आएगा या कैन आएगा। तो आप कहोगे कि आपने यहाँ रख रखा है ना, तो यहाँ देखिए मैंने रखा है, तो मैंने सिर्फ सेंटेंस के अंदर रख के यहाँ पे कंसेप्ट क्रिएट की है, और वो कंसेप्ट ये बता देगी कि यहाँ पे कैन क्यों नहीं आ सकता। यहाँ पे जो मैंने लिखा है, मैंने लिखा इट मे रेन, इट कैन रेन, इन दोनों सेंटेंस स्ट्रक्चर की दृष्टि से सही है। अंतर इतना ही होता है कि मे का प्रयोग उस पॉसिबिलिटी के लिए होता है जो अनिश्चित होती है, जरूरी नहीं वो पूरी हो या नहीं हो, और कैन का प्रयोग इनडेफिनेट पॉसिबिलिटी के लिए नहीं होता। तो जो पहला सेंटेंस है इसमें तो न तो कैन आएगा न मे आएगा, क्योंकि संभावना बहुत कम है, नगण्य है। फिर जो वर्ड आ रहा है तो उसके लिए तो अपन प्रयोग करते हैं माइट का, क्योंकि पहले दिन मॉडल की शुरुआत में हमने इस पर चर्चा की थी। अगर इस सेंटेंस की मैं बात करूं, इन दोनों का डिफरेंस करूं, देयर आर ए फ्यू ब्लैक क्लाउड्स। अब ये जो ए फ्यू है ये पॉजिटिविटी दर्शा रहा है, ये कह रहा है कि आसमान में काले बादल हैं, बारिश हो सकती है। अब काले बादल हैं तो हम ये भी तो नहीं कह सकते कि 100% बारिश होगी, ये भी नहीं कह सकते कि बारिश नहीं होगी। इसे कहते हैं इनडेफिनेट पॉसिबिलिटी, और इनडेफिनेट पॉसिबिलिटी के लिए हमेशा प्रयोग होता है, वो होता है मे का। तो इस सेंटेंस में अपन प्रयोग करेंगे मे का। तीसरा सेंटेंस, द स्काई इज ओवरकास्टेड, इट रेन, कि आसमान काले बादलों से छाया हुआ है, बादलों से खूब बादल हैं, बारिश हो सकती है। तो आप कहेंगे कि हाँ इनडेफिनेट पॉसिबिलिटी हो भी सकती है, बारिश नहीं भी हो। इस कंडीशन में अपन प्रयोग करते हैं, वो करते हैं मे का। तो ये जो मे से संबंधित पहली जो पॉसिबिलिटी थी उसको मैंने नाम दिया इनडेफिनेट पॉसिबिलिटी, और इनडेफिनेट पॉसिबिलिटी के लिए हमेशा प्रयोग होता है मे का। आप कह दो कि बीच में आप ये माइट और कैन कहाँ ले आए, मैंने ये अंतर इन दोनों में दिखाने की कोशिश की। कई बार अपनी आँख धोखा खा जाती है। अगर फ्यू आ गया तो ये नगण्य की बात हो रही है, और मॉडल आ गया माइट। अगर ए फ्यू आ गया तो ये नगण्य की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मॉडल आएगा मे। इन दोनों चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा, इनको रीड कर लीजिएगा, अपने दिमाग में एग्जाम को सेट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा अंतर है। फ्यू और ए फ्यू दोनों डिटर्मिनर हैं। ये नगण्य मात्रा बताता है, संख्या बताता है, और ये नगण्य ने बताकर औसतन बताता है। तो ये जो दोनों सेंटेंस है इनको तो मैंने अंतर करने की कोशिश की। द स्काई इज ओवरकास्टेड, इट मे रेन, कि आसमान ओवरकास्टेड है तो बादल है तो बारिश तो होगी, ये इनडेफिनेट पॉसिबिलिटी, तो इसमें अपन मे का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ तक मेरी सोच है, आपका पहला जो कंसेप्ट थी वो कंसेप्ट आपने अच्छी तरह से क्लियर कर ली होगी। अगर मैं एक सेंटेंस बोलना चाहूँ तो आप आसानी से उसका उत्तर दे देंगे। जैसे मैं इस जो इनडेफिनेट पॉसिबिलिटी है उसको फिर से एक क्वेश्चन और लिख के मैं आपके सामने क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, इट रेन। दूसरा इसका मैंने ऑप्शन दिया कैन, मे, माइट, और एक लिख दिया मैंने ए एंड बी। सॉरी, यहाँ माइट को हटाकर मैं लिखना चाहूँगा, माइट को मैंने हटाया और यहाँ पे मैंने लिख दिया वुड, कुड, सॉरी मैंने लिखा कैन, मे, कुड, ए एंड बी बोथ। दूसरा प्रश्न लिया मैंने, स्काई इज क्लियर, रेन। अब इनको आप इसमें मैं लेना चाहूँगा कैन, मे, माइट। तीनों एग्जाम्पल अगर अपन ध्यान से देखें, पहला सेंटेंस कह रहा है इट रेन, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है कि बारिश आने की संभावना है, बट
कितनी संभावना है, ये तो क्लियर ही नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में हम कैन का भी प्रयोग कर सकते हैं, हम मे का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर ऐसा सेंटेंस आता है तो इसमें कैन भी आंसर सही है, मे भी सही है, कुड नहीं आ सकता क्योंकि ये कोई पास्ट टेंस का वाक्य है नहीं, न कोई पास्ट का एडवर्ब है, न ये भाव दे रहा। तो उत्तर होगा अपना ए एंड बी। दूसरा सेंटेंस में लिया द स्काई इज क्लियर, सॉरी आगे मेरे को इट लिखना था, द स्काई इज क्लियर। अब ये जो सेंटेंस है इट रेन, इससे पहले मैंने एक कंसेप्ट और डाल दी और वो कंसेप्ट है द स्काई इज क्लियर। अब वो कंडीशन नहीं बन सकती कि इसमें मे भी आ जाए, इसमें कैन भी आ जाए, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये दर्शा रहा है कि नगण्य है, न के बराबर संभावना है, और न के बराबर जहाँ संभावना होती है वहाँ डेफिनेटली आपका आंसर होगा कि सर यहाँ प्रयोग होगा माइट का। और ये जो पॉसिबिलिटी वाला है वो हमने जब मॉडल पढ़ने शुरू किए थे उसी समय हमने फर्स्ट वीडियो जो मॉडल था तो उसमें सबसे पहले क्लियर किया था। तो इस जो पॉसिबिलिटी वाला चैप्टर है, जो कंसेप्ट है, उस पर हमने काफ़ी चर्चा की है, तो शायद आप इसको अच्छी तरह से क्लियर कर पाए हैं। दूसरी जो अपनी कंसेप्ट है उसको मैं आपके सामने एग्जाम्पल के द्वारा प्रूव करना चाहूँगा। दूसरी अपनी कंसेप्ट है परमिशन, और परमिशन के नीचे मैंने लिखा है फॉर्मल। अब देखिए इसको फिर से एक डायग्राम के द्वारा मैं आपके सामने प्रूव करना चाहूँगा, आपको समझाना चाहूँगा। परमिशन या तो टेकिंग या गिविंग, इन परमिशन लेना या देना। ये परमिशन है वो दो प्रकार की हो सकती है। इसका नाम मैंने दिया है फॉर्मल, और दूसरा नाम होगा वो पता ही है कि वो होगा इनफॉर्मल। एक परमिशन हो गई इनफॉर्मल, एक परमिशन हो गई फॉर्मल। हिंदी अर्थ की बात करना चाहे, इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक और फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक। अब आपको अनौपचारिक औपचारिक में भी अंतर आना चाहिए क्योंकि ये भी जरूरी है। जो हमारे औपचारिक संबंध होते हैं वो ऑफिशियल वर्क के साथ होते हैं, जिनके साथ हमारा डायरेक्ट संबंध नहीं होता, वो अधिकारीगण होते हैं। जैसे मान लीजिए स्कूल का प्रिंसिपल हुआ, जैसे मान लीजिए टीचर हुआ, जैसे कलेक्टर हुआ, जैसे कोई मिनिस्टर हुआ, या कोई और अधिकारीगण जैसे कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, कोई भी ले लीजिए। जिन अधिकारीगण से हम कोई परमिशन लेते हैं या फिर वो अधिकारीगण परमिशन देते हैं उसको कहते हैं फॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब है अनौपचारिक संबंध, वो संबंध जो हमारे रिलेटिव्स के साथ होते हैं, हमारे संबंधियों के साथ होते हैं, हमारी फैमिली मेम्बर के साथ होते हैं, उनको हम कहते हैं इनफॉर्मल। तो अब आप ये कहेंगे कि फॉर्मल के लिए तो मैंने लिखा कि मे का प्रयोग होगा, तो आप ये बताइए मुझे फिर इनफॉर्मल के लिए किसका प्रयोग होगा? इनफॉर्मल के लिए प्रयोग होगा कैन का। ये कैन वाले टाइम मैंने आपको बताया नहीं था क्योंकि मुझे यहाँ ये चीज़ क्लियर करनी थी कि अगर हम वहाँ में परमिशन बता देता तो आप कन्फ्यूज होते। परमिशन लेना या देना, अगर कोई फॉर्मल हो तो मे का प्रयोग होता है, इनफॉर्मल हो तो उसमें कैन का प्रयोग होता है। अब दोनों को ही हम एग्जाम्पल के द्वारा पेश करना मैं चाहूँगा। परमिशन वाला मे तो बच्चा बच्चा जानता है क्योंकि हम हमेशा बोलते आए हैं जब तक हम पढ़े हैं, मे आई कम इन सर। जब भी हम ऑफिस में जाते हैं सबसे पहले यही वाक्य बोलते हैं, मे आई कम इन सर, दैट इज परमिशन बट फॉर्मल परमिशन। वो इनफॉर्मल नहीं है, वो फॉर्मल है। अब अपन एग्जाम्पल के द्वारा इन चीज़ों दोनों को क्लियर करें। तो मैं यहाँ पे पहला एग्जाम्पल वही वाक्य जो हमने न जाने कितनी बार बोला होगा, आई कम इन सर। दूसरा, यस यू कम इन। फिर एग्जाम्पल में और लिखना चाहूँगा, यू आर टायर्ड, यू टेक रेस्ट। तीन एग्जाम्पल लिए मैंने जो मैंने फॉर्मल से संबंधित लिए हैं। पहला सेंटेंस लिखा, आई कम इन सर, क्या श्रीमान जी मैं अंदर आ सकता हूँ? परमिशन मांग रहा है, परमिशन फॉर्मल है। फॉर्मल है तो डेफिनेटली हम प्रयोग करेंगे मे का। किसी ने पूछा सर मैं अंदर आ सकता हूँ, जवाब आया यस यू कम इन, हाँ आप अंदर आ सकते हो। उसने परमिशन दी, मीन्स टेकिंग गिविंग। इस कंडीशन में भी प्रयोग होता है मे का। किसी व्यक्ति ने कहा यू आर टायर्ड, तुम थक चुके हो, थोड़ा रेस्ट कर लो, अनुमति दी, परमिशन दी, उसके लिए भी प्रयोग होता है मे का।
तो ये अपनी फॉर्मल परमिशन हुई। अब अपन फॉर्मल और इनफॉर्मल को भी एक एग्जाम्पल के द्वारा अंतर उनका करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे कि कहाँ हम कैन का प्रयोग करें। जैसे पहला मैं सेंटेंस लूँ, ब्रदर आई टेक योर नोटबुक, पहला सेंटेंस। दूसरा, मॉम आई यूज योर कार। फिर मैं एक तीसरा सेंटेंस और लिखना चाहूँगा, सर, या फिर इसको थोड़ा स्ट्रक्चर में चेंज कर देता हूँ, आई यूज योर बाइक सर। 3 वाक्यों को देखिए। तीनों वाक्यों को सबसे पहले तो हम सोचते नहीं कि मॉडल भरने का प्रॉपर तरीका क्या होता है। सबसे पहले जब हम मॉडल के बारे में बात करें तो मॉडल के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन आते हैं। जैसे मान लीजिए हमें दे दिया कैन, हमें दे दिया कुड, हमें दे दिया मे, हमें दे दिया माइट। कई बार लोग कहते हैं कि अगर हम अनुमान लगाएं, अगर करेक्ट डायरेक्ट उत्तर नहीं आ रहा है तो हम अनुमान लगा के उत्तर भरें। अनुमान लगाने में भी इंसान को दिमाग लगाना पड़ता है। सोचिए, पहला सेंटेंस, ब्रदर आई टेक योर नोटबुक, मॉम आई यूज योर कार, आई यूज योर बाइक सर। तीनों जो सेंटेंस हैं वो प्रेजेंट टेंस में हैं और प्रेजेंट टेंस में कभी भी कुड का प्रयोग नहीं होता, कभी भी माइट का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि इन दोनों का प्रयोग पास्ट में होता है और तीनों सेंटेंस प्रेजेंट के हैं। तो ये 2 मॉडल तो काम से गए। इन दोनों का प्रयोग अपने सेंटेंस में नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूँ आपको किस प्रकार पेपर को हल किया जाए। अब हमारे पास कैन बच गया, हमारे पास मे बच गया। पहला सेंटेंस है, उसकी कंसेप्ट देखते हैं, कंसेप्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही तो मॉडल काम में लेना है। पहला सेंटेंस मैंने कहा, ब्रदर आई टेक योर नोटबुक, कि भैया क्या मैं आपकी नोटबुक ले सकता हूँ, मतलब परमिशन ले रहा है। न एबिलिटी है, न कैपेसिटी है, न पावर है, न कोई इनएबिलिटी है, बात न कोई पॉसिबिलिटी है, बात हो रही है परमिशन की। और परमिशन मॉडल के लिए कैन और मे दोनों का यूज होता है। अब हमें अंतर ये करना है, मैं कैन को काम में लूँ या फिर मे को काम में लूँ। हमें देखना पड़ेगा परमिशन फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। कोई अपने भाई से परमिशन मांग रहा है, इट मीन्स ये इनफॉर्मल है, और इनफॉर्मल परमिशन के लिए हमेशा प्रयोग होता है मॉडल कैन का। इस प्रकार हमें आंसर निकालना है। दूसरा, मॉम आई यूज योर कार, कि मॉम क्या मैं आपकी कार को काम में ले सकता हूँ, परमिशन हुई इनफॉर्मल, और इनफॉर्मल परमिशन के लिए हमेशा प्रयोग होता है कैन का। तीसरा देखिए, आई यूज योर बाइक सर, श्रीमान जी क्या मैं आपकी बाइक को काम में ले सकता हूँ। इट इज़ नॉट, ये जो मैन है ये हमारा रिलेटिव नहीं है, ये ऑफिशियल कैटेगरी से संबंधित है और वो परमिशन ले जाती है, तो उसके लिए जो अपन मॉडल काम में लेते हैं वो फॉर्मल कंडीशन वाला लेते हैं, और फॉर्मल के लिए हमेशा प्रयोग होता है मे का। इस प्रकार जो परमिशन वाला मुद्दा है वो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है, कन्फ्यूज दूर हो जाता है कि परमिशन के लिए कहाँ मे का प्रयोग होता है और कहाँ मे का प्रयोग होता है, क्योंकि परमिशन के लिए 2 मॉडल हैं, कैन और मे। अब आप अच्छी तरह से समझ गए कि परमिशन के लिए कहाँ कैन का प्रयोग किया जाए और कहाँ मे का प्रयोग किया जाए। इस प्रकार अपनी जो इससे संबंधित मे से संबंधित 2 जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाती है। तीसरी कंसेप्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरी अपनी जो कंसेप्ट है वो है विश, होप, कर्स या फेथ। चारों की हिंदी अर्थ की बात मैं सबसे पहले करना चाहूँगा। मैंने लिखा विश इच्छा, मैंने कहा होप आशा, कर्स अभिशाप, और मैंने कहा फेथ विश्वास। ये सब अभिव्यक्त करने के लिए भी अपन मॉडल मे का प्रयोग करते हैं, और ये भी बड़े ही इजी सा एग्जाम्पल है जो कई बार एग्जाम्पल ये पूछा भी जाता है एग्जाम में। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, यू लिव लॉन्ग, पहला सेंटेंस। दूसरा, यू रिटर्न होम सेफ,
दूसरा एग्जाम्पल लिखा मैंने। तीसरा मैंने लिखा यू सक्सेस इन योर, सॉरी ये एग्जाम्पल में यू भी आता, दूसरा ले लेता हूँ। तीसरा लिखा यू फेल इन योर क्लास। एक मैंने लिखा गॉड ब्लेस यू। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के स्ट्रक्चर में हमेशा वाक्य के अंत में हमें विस्मयबोधक चिन्ह मिलता है, यानी कि एक्सक्लेमेटरी साइन मिलता है। अगर ये एक्सक्लेमेटरी साइन मिलता है तो वो निश्चित ही मे की मॉडल से ही शुरू होगा। तो पहला जो सेंटेंस था यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो, कन्फर्म है, कोई व्यक्ति कामना कर रहा है, मे का प्रयोग होगा। दूसरा यू रिटर्न होम सेफ, भगवान से मैं यही कामना करता हूँ आप सुरक्षित घर लौटे, मे का प्रयोग होगा। यू फेल इन योर क्लास, ये अभिशाप दे रहा है, कोई व्यक्ति किसी को अभिशाप दे रहा है, उसके लिए कर्स में भी मे का ही यूज होता है। एक लिखा मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। बस इसमें इतना सा ध्यान रखना है। ऑप्टेटिव सेंटेंस है ये, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमेशा ही विश, होप, करस, फेथ, प्रे इनको अभिव्यक्त करते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा मॉडल में से शुरू होती है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान होती है वाक्य के अंत में फुल स्टॉप नहीं मिलकर हमें एक्सक्लेमेटरी साइन मिलता है, विस्मयबोधक चिन्ह मिलता है। तो ये क्लियर है, ज़्यादा हार्ड वाली बात नहीं है। तो ये अपनी इस प्रकार तीसरी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाती है। दो कंसेप्ट और बच्चे हमारे पास, उनको मैं आपके सामने फटाफट रख देता हूँ। अगर मैं अगले कंसेप्ट पे जाऊँ, ध्यान से देखिएगा इस कंसेप्ट को, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो कंसेप्ट है, इसके प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पुटअप हुए हैं, बहुत बार आए हैं। तो पर्पस को आप ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं एक दो शब्द लिखना चाहूँ, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। मैंने लिखा सो दैट, मैंने लिखा दैट, एक लिखा इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट। पहला लिखा मैंने सो दैट, दूसरा आया दैट और तीसरा आया इन ऑर्डर दैट। ये तीनों कंजक्शन है, तीनों के तीनों कंजक्शन है, जोड़क शब्द है और ये हमेशा दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। अब मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखना चाहूँगा। जैसे मैंने लिखा सो दैट या इन ऑर्डर दैट, और इधर मैंने लिखा क्लॉज एक सेंटेंस और इधर भी लिख दिया मैंने क्लॉज। अगर ये जो क्लॉज है, ये जो भाग है वाक्य का, ये अगर प्रेजेंट टेंस का हो तो यहाँ जो मॉडल आएगा वो आएगा मे। अगर ये जो क्लॉज है वो पास्ट टेंस का हो तो यहाँ पे जो मॉडल आएगा वो होगा माइट। और ये जो दोनों कंजक्शन हैं ये हमेशा किसी उद्देश्य की ओर इशारा करेंगे, ये उद्देश्य हमें बताएंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपके सामने लिखना चाहूँ तो ये बात क्लियर हो जाएगी। हो सकता है हिंदी अर्थ समझ में आए नए एग्जाम में, लेकिन ये फॉर्मेट तो हमारी समझ में रह सकता है कि सो दैट या इन ऑर्डर दैट के द्वारा इन दोनों का अर्थ होता है ताकि दो क्लॉज को जोड़ा जाए। अगर पहले क्लॉज में प्रेजेंट टेंस है तो इधर आएगा मे, अगर इधर पास्ट है तो उधर आएगा माइट। जैसे वी एट सो दैट वी लिव, पहला सेंटेंस वी इट सो दैट वी लिव। फिर मैं दूसरा सेंटेंस लेता हूं, वी वर्क हार्ड सो दैट वी मे अचीव, वी वर्क हार्ड सो दैट वी अचीव आवर गोल। दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखिए। मैंने सो दैट की जगह इन ऑर्डर दैट भी आ सकता है, इन ऑर्डर दैट। यहाँ पे भी मैंने लगाया सो दैट, यहाँ पे भी इन ऑर्डर दैट का प्रयोग भी हो सकता है।
और दोनों का सेंस होगा ताकि। वी ईट हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रहें। तो ये उद्देश्य बता रहा हम क्यों खाते हैं, जिंदा रहने के लिए खाते हैं, खाने का उद्देश्य हुआ जिंदा रहना। वी वर्क हार्ड हम कठिन मेहनत करते हैं ताकि हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके, अचीव कर सके। तो हम कठिन मेहनत क्यों करते हैं, क्योंकि हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। तो ये जो दोनों सेंटेंस हैं इनमें ये क्लोज हो गया, इधर वाला क्लोज, ये कंजक्शन और इधर वाला क्लोज। तो यहाँ पे मैंने बताया फिलअप करने के लिए यहाँ देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इट मीन्स प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट टेंस में यूज होता है मे का। अगर मैं यहाँ पे वर्क की जगह वर्कड कर दूँ तो ये जो अपना फॉर्मूला है वो इसमें काम करेगा। और वर्कड होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, टेंस हो जाएगा पास्ट और वहाँ प्रयोग हो जाएगा माइट का। लेकिन जब माइट पढ़ेंगे तो पर्पस की अपन दोबारा बात करेंगे। अब जो मैं है उससे संबंधित हमारे सामने एक कंसेप्ट शेष और बची है और वो कंसेप्ट है अनसर्टन, यानी अनिश्चितता। अनसर्टनिटी, अनसर्टन ये जो आती हैं तो इसका हिंदी अर्थ जो होता है वो होता है अनिश्चितता। और अब मैं लास्ट जो कंसेप्ट आपके सामने मैंने लिखा था अनसर्टन, उसको प्रूव करने जा रहा हूँ। और अनसर्टन वाला जो स्ट्रक्चर होगा उसमें मे प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी एक मॉडल ऑक्सिलरी आएगी, दूसरी आएगी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे एक एग्जांपल अपन लेना चाहें तो मैं लिखूंगा माय फ्रेंड बोर्डेड द बस ना। और इसमें मैंने आपके सामने ऑप्शन दिया कैन, दूसरा मैंने दिया कुड, तीसरा मैंने दिया हैव और चौथा मैंने दे दिया माइट। अगर हम देखना चाहें माय फ्रेंड बोर्डेड द बस नाउ प्रेजेंट टेंस से संबंधित है और प्रेजेंट टेंस में हमें पता है कुड का प्रयोग नहीं होगा, हमें पता है माइट का प्रयोग नहीं होगा। तो हमारे पास एक तो बच गया कैन और सॉरी एक अपने पास बच गया मे, कैन और मे। अब हमें याद रखना है ये व्यक्ति जो कोई घर पे बैठा है ये अनुमान लगा रहा है कि अब तक मेरा मित्र है वो गाड़ी में सवार हो गया होगा, यानी अनुमान है, लेकिन उसको निश्चित नहीं है पता कि वो सवार हुआ या नहीं हुआ। इस अनिश्चितता की स्थिति में मे प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है और वो कंसेप्ट बनती है अनसर्टन। अब आप कहेंगे कि सर इसमें कैन का भी तो प्रयोग हो सकता है, नहीं कैन का आप ऐसे कहेंगे पॉसिबिलिटी भी तो बन सकती है, नहीं इसलिए नहीं बन सकती कि अगर अपन पॉसिबिलिटी बनाए तो वो फिर जो यहाँ पे जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है वो इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए, वो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो एक व्यक्ति विशेष से बात नहीं होकर संपूर्ण लोगों के लिए कोई बात हो रही हो या संपूर्ण विश्व की कोई बात हो रही हो। वो मैंने आपको पहले समझाया था। तो इसमें कैन का प्रयोग नहीं हो सकता, इसमें बात हो रही है अनसर्टेनिटी की, तो इसमें प्रयोग होना है, सॉरी यहाँ पे आगे हैव और देना था, तो यहाँ प्रयोग हो जाएगा मे हैव। और इसका हिंदी अर्थ ये बनेगा कि शायद अब तक मेरा मित्र गाड़ी में सवार हो गया होगा। और ये निश्चितता नहीं है, अनिश्चितता है। इस प्रकार मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आपने जो मे है वो एक इम्पोर्टेंट मॉडल है, उससे संबंधित मैं फिर से आपको कह दूं कि जो सभी ये जो मैंने कंसेप्ट लिखे सब के सब इतने इम्पोर्टेंट है लास्ट को छोड़कर, तो इनसे संबंधित जो ये पर्पस है इसकी एग्जाम में 3-4 बार प्रश्न मैंने देखे आए हुए, तो आप प्लीज़ इनको ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप YouTube चैनल पे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर आप पूछ सकते हैं। अगर कोई फिर भी चैप्टर क्लियर नहीं होता है तो आप उससे अपनी गाइड मांग सकते हैं, दोबारा भी इसको समझा जा सकता है इन्हीं शब्दों के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।